नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो हमारे एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में यूनिट नंबर 6 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में यूनिट नंबर 6 का जो टॉपिक है उसका नाम है दरिद्रीकरण एवं गैर किसानीकरण। अब ये दो टॉपिक नहीं है, दोनों टॉपिक आपस में अंतः संबंधित हैं। एक कारण है और दूसरा उसका परिणाम है, इसलिए इस टॉपिक को एक साथ पढ़ना है। बहुत सी किताबों में इस टॉपिक को पहली बार तो शामिल ही नहीं किया गया। अगर आपने अच्छी किताब पढ़ी है, ग्रामीण समाजशास्त्र की कोई ऑथेंटिक किताब पढ़ी है, तभी आपको दरिद्रीकरण और गैर किसानीकरण कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप गैर किसानीकरण के से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा यूपी जीडीसी और यूपी जीआईसी के सिलेबस में भी गैर किसानीकरण के टॉपिक को शामिल किया गया है। यहां तक कि झारखंड पीजीटी के सिलेबस में भी गैर किसानीकरण के टॉपिक को शामिल किया गया है। इसलिए कभी लोग कहते हैं कि हम कहां से प्रैक्टिस करें, तो मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम हुए हैं, देखिए कुल मिलाकर 3 बार हुए हैं, 18, 22 में और 24 वाला। तो ऐसे में आपको 18 में जो पेपर हुआ था वो यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ था। तो आज तक केवल 2 बार पेपर हुए हैं। 2 बार के पेपर से अब इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न कहां से लाएंगे? तो ऐसे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि बाकी स्टेट लेवल पर कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं सोशियोलॉजी के, और बाकी स्टेट लेवल पर होने वाले एग्जाम में क्या हम जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक हैं या नहीं है। अगर उससे रिलेटेड टॉपिक हैं तो हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हम ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे, हमारे टॉपिक पर अच्छी कमांड आ पाएगी। तो अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, इसके लिए हम बैठे हैं। ठीक है। हमारा काम है अदर स्टेट के सिलेबस में इसको स्टडी करते हुए, और अगर उस सिलेबस में वो टॉपिक है तो आपके लिए लेके आना और अच्छे से अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड कराना। ठीक है। आज इस टॉपिक को काफी गहराई से पढ़ेंगे और काफी डिटेल में चीजों को समझेंगे कि दरिद्रीकरण क्या होता है। पहले इसको समझेंगे, फिर हम गैर किसानीकरण को समझेंगे, फिर हम दोनों के संबंध को समझेंगे, और फिर हम भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं दरिद्रीकरण और गैर किसानीकरण से निपटने के। तो प्रयास बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उसको भी हम पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑडियो और वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो मैसेज बॉक्स में ठीक है क्लियर लिख दीजिए। ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की दरिद्रीकरण और आपके गैर किसानीकरण की। सबसे पहला आता है दरिद्रीकरण। नाम से स्पष्ट है, हम कहते हैं बड़ा ये आदमी बड़ा दरिद्र है, यानी एक गरीबी की स्थिति आ जाना, अभाव की स्थिति आ जाना, उसे हम कहते हैं ये आदमी बड़ा दरिद्र है। लेकिन दरिद्रीकरण होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो दरिद्रीकरण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें एक वर्ग, विशेषकर किसान या जो मजदूर वर्ग है, वो धीरे धीरे अपनी संपत्ति खोता है और अत्यधिक गरीबी की स्थिति में चला जाता है। जी हाँ, वीडियो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इस कारण से हो रहा है। मैं ठीक करा लूंगा, नेटवर्क को कॉल करना पड़ेगा, जो एयर फाइबर सिस्टम लगा होता है उसमें, तो वहां पर कोई टेक्निकल एरर आ रहा है लगता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रीमिंग जब होती है तो कई सारे नेटवर्क जुड़े होते हैं आपस में, इसी कारण ऐसा हो रहा होगा। लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है या लेटेंसी 1 मिनट या 30 सेकंड 40 सेकंड की है, ठीक है, तो जरूर बताइएगा आप लोग। अगर 1 आध 2 सेकंड की लेटेंसी है तो उसको मैं टेक्निकल एरर से कल ठीक कर लूंगा। कल संडे है, कल आप लोगों की क्लास नहीं होती है, मंडे को क्लास होगी, तो कल उस समय ठीक करा लूंगा। लेकिन अगर लेटेंसी यानी जो रुकावट आ रही है, देखिए अगर वो 1 मिनट या 30 सेकंड 45 सेकंड की है तो आप लोग मैसेज कर दीजिए मुझे प्लीज एक बार। ठीक है। चलिए, तो आज हम देखते हैं कि भाई दरिद्रीकरण का मतलब क्या है। दरिद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक वर्ग, विशेषकर कौन, जो किसान है, जो मजदूर है, जब वो अपनी संपत्ति धीरे धीरे खोता है और धीरे धीरे वो गरीबी की स्थिति में पहुंच जाता है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को ही दरिद्रीकरण कहा जाता है।
दरिद्रीकरण का मतलब ये नहीं कि रातों रात अचानक से सब कुछ बदल गया और अचानक से आप जुए सट्टे में हार गए तो आप दरिद्र हो गए, नहीं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपको लाभ ही नहीं हो रहा, आपके इनकम के सोर्स भी खत्म होते जा रहे हैं, आपको मुनाफा भी नहीं हो रहा, आपको घाटा होता जा रहा है, एग्रीकल्चर आपके सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, कृषि उपज की कीमत ही नहीं मिल पा रही है आपको। और धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं कि आप काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तब भी आप अपनी, ठीक है, गरीबी से निकल नहीं पा रहे हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इस अवस्था को दरिद्रीकरण कहा जाता है। इसको और आसान भाषा में समझिए, एक ऐसी अवस्था जब व्यक्ति किसी पे डिपेंडेंट हो जाता है, व्यक्ति सेल्फ डिपेंड की जगह किसी पे डिपेंडेंट हो जाता है, वो सरकार की सहायता पर निर्भर हो जाता है। अगर उसे सहायता प्राप्त ना हो तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, जीवित ही नहीं रह पाएगा। क्लियर है? इस अवस्था को कहा जाता है दरिद्रीकरण, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें केवल गरीब होना महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं कि गरीब हो गए दरिद्र हो गए, नहीं, गरीबी के साथ साथ क्या होता है, व्यक्ति दूसरों पर या राज्य की सहायता पर क्या हो जाता है, पूर्णतः निर्भर हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक किसान है, उसे किसान क्यों, ठीक है, उस पर कर्ज इतना चढ़ चुका है, उसकी फसल का उत्पादन हो रहा है लेकिन उसको फसल की कीमत नहीं मिल रही है। अब वो कहीं ना कहीं अपने राशन कार्ड, जो सरकार की जो दुकानें होती हैं, ठीक है, याद रखिए पीडीएस कहते हैं, सार्वजनिक वितरण दुकान जो होती है, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम बना हुआ है भारत में, जहां पर राशन कार्ड के माध्यम से आपको अनाज मिलता है गरीब वर्ग को। अब वो पूर्णतः गरीब वर्ग जो है वो राशन की दुकान पर ही निर्भर हो गया है, यानी सहकारी मार्केट में जहां से उसको 35 किलो अनाज मिलता है, जो शक्कर मिलती है, वो उसी पर निर्भर है। अगर वो ना मिले तो वो स्थिति और बदतर हो जाएगी। ये जो अवस्था होती है इसे कहा जाता है दरिद्रीकरण, और ये धीरे 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 आती है। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये होता है दरिद्रीकरण का मतलब। चलिए, लेटेंसी 2-3 सेकंड की है, 2-3 सेकंड की मैं इसको ठीक करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर समझने में कोई समस्या आ रही हो, साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर बताइएगा, वो क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल कुछ हो रहा हूं और आपके मैंने बोला कुछ है और सुनाई कुछ और दे रहा है, यानी वीडियो आगे चला गया, साउंड पीछे से आ रहा है, ऐसा ना हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया कि दरिद्रीकरण का मतलब क्या होता है। इसको और साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। दरिद्रीकरण का अर्थ क्या है? कंगाल हो जाना, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति, अपने आय के स्रोत क्या हो चुके हैं, खो चुका है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से दूसरों पर या सरकार पर या सार्वजनिक तौर पर क्या हो चुका है, निर्भर हो चुका है। एक ऐसी स्थिति जिसमें समाज क्या हो गया है, व्यक्ति समाज के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, हाशिए पर पहुंच गया है। ठीक है, जहां पर उसका लाइफ जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा, सर्वाइव ही मुश्किल हो चुका है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं है उसके पास। अगर सरकार 35 किलो अनाज ना बांटे तो वो भूखा ही मर जाएगा। इस अवस्था को कहा जाता है दरिद्रीकरण। यहां तक क्लियर हो गया? ये जानकारी स्पष्ट कर लीजिए। ये जो 4 विशेषताएं आपने लिखी, 3 विशेषताएं, ये पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगी आपका कि दरिद्रीकरण का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत में दरिद्रीकरण की शुरुआत, ऐसा नहीं है कि भारत में गरीबी पहले भी नहीं थी, पहले भी थी, हमेशा से थी, लेकिन एक अवस्था ऐसी कि बस सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए, ये समस्या उभर कर सामने आई ब्रिटिश शासन के दौरान। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान भारी भरकम टैक्स लगाए गए, दमनकारी नीति लागू की गई। आपने पढ़ा ही होगा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इसलिए हमने टॉपिक पढ़ा था भू राजस्व के बारे में, ठीक है, भूमि स्वामित्व के बारे में पढ़ा था ना। और भूमि स्वामित्व में सबसे बड़ा बदलाव कब आया था? जब रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और आपके स्थायी बंदोबस्त व्यवस्थाओं को ब्रिटिश सरकार ने लागू किया, जहां कर की दर 50%, 60% होती थी, यानी एक किसान दिन भर मेहनत कर रहा है और जब फसल का उत्पादन होता है उसका 50 से 60% हिस्सा, ठीक है, जमींदार और सरकार, ब्रिटिश सरकार ले गई। यानी वो केवल सर्वाइव ही कर पाएगा, अगर उत्पादन नहीं हुआ तब भी उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो जमीन बेचकर साहूकार के कर्ज में फंस के रह जाएगा और गरीब बनता चला जाएगा। ये जो व्यवस्था थी इसने कहीं ना कहीं दरिद्रीकरण को बढ़ावा दिया, तो भारी भरकम टैक्स लगाए गए, इस प्रकार की पॉलिसी बनाई गई कि किसान कर्ज में डूबते चले गए। अपनी जमीन, अपने पशु बेचने के बाद वो इस अवस्था में आ गए, तो ना तो अब उनके पास जमीन बची, ना तो रोजगार के साधन बचे, ना भरपेट भोजन करने का माध्यम बचा, ना अपने भरण पोषण के लिए एग्रीकल्चर करने में वो सक्षम बचे, और जो पशु थे वो भी उसको बेचकर उनको अपना कर्ज चुकाना पड़ा।
तो ब्रिटिश सरकार की नीतियों के चलते भारत में हम देखते हैं, ठीक है, ग्रामीण समाज में खासकर किसान वर्ग में, कृषक वर्ग में दरिद्रीकरण के लक्षण प्रकट होना शुरू हुए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दरिद्रीकरण का चक्र कहां से शुरू होता है, इस चक्र को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये चक्र शुरू होता है छोटे खेत से। सबसे पहले क्या है, पहली बात तो भारत में बड़े बड़े जो किसान हैं वो कभी गरीब नहीं होते, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते रहते हैं और उनके आय के स्रोत अलग अलग होते हैं। समस्या आती है, दरिद्रीकरण के चक्र में फंसते हैं छोटे किसान, जिनका खेत बड़ा छोटा होता है। उसके बाद अगर छोटा खेत है, लागत बढ़ती जा रही है, यूरिया महंगा हो रहा है, कीटनाशक महंगे हो रहे हैं, बीज महंगे हो रहे हैं, ठीक है, बिजली महंगी हो रही है, बिजली के बिल, बड़े बड़े बिजली के बिल आ रहे हैं, और छोटा सा खेत है और लागत बढ़ती जा रही है, फसल बर्बाद हो रही है या फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में आदमी ने कर्ज में फंस गया, क्योंकि एक ही मात्र स्रोत था आय का, एग्रीकल्चर। अब वो एग्रीकल्चर महंगी साबित हो रही है। साल पूरी मेहनत करके लागत आई 4 रुपए प्रति किलो टमाटर उगाने में, और मार्केट में टमाटर बिक रहा है 2 रुपए किलो में, यानी लागत भी नहीं निकल रही। और जो कर्ज लेकर बीज खरीदा था, जो कर्ज लेकर, ठीक है, यूरिया खरीदा, जो कर्ज लेकर कीटनाशक खरीदे, ठीक है, जो आपके इक्विपमेंट खरीदे, आपके जो भी उपकरण खरीदे कृषि के लिए, अब उसका कर्ज भी चढ़ चुका है, लागत मिली भी नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ, कर्ज का भी फंस गया। जो कर्ज फंस गया, जमीन बेचने में मजबूर होना पड़ा, और जब जमीन बेच गए तो रोजगार का साधन खत्म हो गया। अब आय का कोई साधन नहीं है। व्यक्ति कहां पहुंच गया, व्यक्ति दरिद्रीकरण की अवस्था में आ गया। क्लियर यहां तक? जैसे एक फिल्म आई थी आज से 2007-8 में, पीपली लाइव, ठीक है, जिसमें नत्था का किरदार था कि वो जमीन है, अब जमीन बैंक के पास गिरवी है, बैंक जमीन देगा तो खेती होगी, खेती होगी तो उत्पादन होगा, उत्पादन को बेचकर कर चुका पाएंगे। लेकिन अगर जमीन बैंक रख लेगा तो फिर कहां से इनकम का सोर्स पैदा होगा। यानी एक चक्र ऐसा चलता है कि व्यक्ति इस चक्र से बाहर निकल नहीं पाता। और यही भारत में छोटे किसानों में यही दरिद्रीकरण हमें देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर हुआ? कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन, आपके समस्या हो तो पूछिए। चलिए, तो दरिद्रीकरण का चक्र आपको स्पष्ट होना चाहिए। अब दरिद्रीकरण के कारण क्या है? सबसे पहला कारण है खेती की बढ़ती हुई लागत और फसलों का उचित दाम ना मिलना। आपने देखा होगा मंदसौर के इलाकों में किसानों ने सड़क पर लहसुन फेंक दिया था, ठीक है। बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं होती है, नासिक में बड़े पैमाने पर हाईवे पर प्याज फेंक दी, क्योंकि जितने की लागत आई है उससे कम लागत मंडी में उसका भाव भी नहीं मिल रहा, तो मंडी तक ले जाने की लागत ही आ रही है, वो लागत भी नहीं निकल रही, तो किसान क्या करेगा? तो उन्होंने क्या किया, सड़कों पर, हाईवे पर लहसुन और प्याज फेंक दिया। मंदसौर में लहसुन बहुत ज्यादा होता है, महाराष्ट्र के नासिक में प्याज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लागत ही नहीं मिल रही। तो जो कर्ज लेकर खेती करी थी, कर्ज और चढ़ गया इस चक्कर में। दूसरा, साहूकार और बिचौलियों के द्वारा शोषण। अब छोटे किसान हैं, उनके पास इतना उत्पादन तो नहीं होता कि वो जाके मंडी में जाके बेचें, और बाजार में जाके बेचेंगे तो लागत बहुत ज्यादा आएगी सामान को वहां ले जाने की, तो वो बिचौलियों को बेच देते हैं। तो उनकी लागत थी 4 रुपए, बिचौलिए ने उनको 5 रुपए देके मंडी में जाकर टमाटर को 20 रुपए किलो में बेचा। यानी बिचौलिए ने तो 15 रुपए कमा लिए, और वो पूरी मेहनत करके उनको केवल 1 रुपए कमाने को मिला मुनाफे का। तो ये जो स्थिति होती है, ये भी कहीं ना कहीं किसानों को आगे बढ़ने नहीं देती। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, अकाल बाढ़ के समय सुरक्षा का अभाव होता है, क्योंकि बड़े किसान सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि उनके पास इनकम का सोर्स ज्यादा होते हैं। लेकिन वो किसान जो बटाई पे जमीन लेते हैं, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो बटाई के भूमि के मालिक को मुआवजा मिलेगा, बटाई वाले को कहां से मुआवजा मिलेगा? तो उसकी तो पूरी लागत चली गई। ठीक है, सीधी सी बात है, भूमि के मालिक को तो मुआवजा मिल गया फसल बीमा योजना का, लेकिन बटाईदार को क्या मिला? उसकी तो पूरी लागत चली गई थी। तो ये जो परिस्थितियां होती हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, क्या पैदा कर देती हैं? दरिद्रीकरण की स्थिति को पैदा कर देती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, आया समझ में यहां तक? नहीं आया है तो पूछ लीजिए, अगर आया है तो बताइए, या कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। तो ये दरिद्रीकरण का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि दरिद्रीकरण क्यों पैदा होता है। अब चलिए, अब आते हैं गैर किसानीकरण पर। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि दरिद्रीकरण कॉन्सेप्ट यहीं तक खत्म हो गया, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है हमें। अब आते हैं गैर किसानीकरण पर, क्योंकि दरिद्रीकरण जब स्थिति होगी, व्यक्ति के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं बचेगा, आय के कोई साधन नहीं बचेंगे,
कृषि मुनाफे का सौदा नहीं रहेगी, भारी भरकम कर्ज चढ़ जाएगा, तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति मजबूरी में एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, कृषि गतिविधियों से दूर होने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि भारत में आज कोई भी किसान नहीं चाहता उसके बच्चे किसानी करें। वो चाहते हैं शहरों में जाके जॉब कर लो, क्योंकि यह फायदे का सौदा नहीं बची एग्रीकल्चर। तो इसी को देखकर इसी को अवस्था को, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है गैर किसानीकरण। क्लियर? अब गैर किसानीकरण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसान धीरे धीरे कृषि कार्य को छोड़कर अन्य आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं या बेरोजगार हो जाते हैं। यानी उनके पास खेती बाड़ी करने का कोई साधन नहीं बचा। ठीक है, ना तो खेती बाड़ी मुनाफे का सौदा बची है और ना ही खेती बाड़ी के संसाधन बचे हैं। तो मजबूरी में वो या तो बेरोजगार हो जाते हैं या वो खेती बाड़ी से दूर हो जाते हैं। इस अवस्था को क्या होता है? इस अवस्था को गैर किसानीकरण कहते हैं। एक व्यक्ति को किसान कब कहेंगे? ऐसा नहीं होता कि गांव में रहने वाला हर व्यक्ति किसान होता है, ऐसा नहीं है। गांव में अगर कोई व्यक्ति पशुपालन का काम करता है, ठीक है, मुर्गी पालन करता है या अपने दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या आपके हम कहते हैं कि मछली पालन करता है, तो उसे किसान नहीं कहेंगे। किसान तो वो होगा जो खेतों में काम करता है, जो अनाज उत्पादन करता है। तो गांव में रहने वाला हर व्यक्ति किसान तो होता नहीं है। इसी प्रकार गैर किसानीकरण का मतलब जो व्यक्ति किसानी एक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को से धीरे धीरे क्या होता है? छोड़ रहा है। यानी अभी तक वो खेती बाड़ी पर निर्भर था, अब वो दूसरे जॉब पर डिपेंड हो चुका है रोजगार के लिए। या तो बेरोजगार हो चुका है या फिर वो उसने खेती बाड़ी को छोड़ दिया है, क्योंकि अब वो खेती बाड़ी आय का साधन नहीं रही है। ऐसी अवस्था को हम गैर किसानीकरण कहते हैं। अब गैर किसानीकरण को और आसान भाषा में समझिए। जब अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थ से हटकर अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कृषि से विमुख होने लगे। आप हमें से लंबा समय सुनते आए हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत की आज भी 51% आबादी कृषि पर निर्भर है। तो ऐसे में ठीक है, जब ये आबादी कृषि को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं विमुख होने लगती, दूसरे क्षेत्र में उन्मुख होने लगती है, कृषि से विमुख होती है और दूसरे क्षेत्र में उन्मुख होने लगती है, तो इस अवस्था को हम कहते हैं गैर कृषिकरण या विकृषिकरण भी कहा जाता है। लगता है थोड़ा सा डाउट, ज्यादा परेशानी आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहां से मुझे दिख भी रहा है कि लैग ज्यादा आ रहा है, लेटेंसी ज्यादा आ रही है, क्लासेस में रुकावट ज्यादा पैदा हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो लेक्चर हम भी अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिस्टम में अलग से रिकॉर्ड हो रहा है, जो एप्लीकेशन पे अपलोड किया जाएगा वो वाला लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि जब दूसरी बार आप फिर से देखेंगे तो ये लेटेंसी नहीं आएगी। ताकि आप लेक्चर को फिर से, रिकॉर्डेड लेक्चर को फिर से देखेंगे तो वो फिर उसमें लेटेंसी नहीं आएगी। जो रिकॉर्ड कर रहे हैं सिस्टम में वो लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें लेटेंसी नहीं होती, क्योंकि वो यहीं पे रिकॉर्ड हो रहा होता है। लेकिन आपके पास जो डेटा जा रहा है वो इंटरनेट से जाता है, इसलिए उसमें लेटेंसी आ जाती है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कल से तो वैसे समस्या नहीं आएगी, लेकिन इस लेक्चर में थोड़ा रुकावट ज्यादा आ रही है, इसलिए ये लेक्चर में ठीक है सीधा इसको अपलोड कर दी जाएगा रिकॉर्डेड रूप से, ताकि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखते समय लेटेंसी का एहसास नहीं होगा। ठीक है, कोई समस्या इसमें? यहां तक क्लियर हुआ सभी को? चलिए, इसका मतलब हमने देखा गैर किसानीकरण क्या होता है या गैर कृषिकरण क्या होता है। अब गैर कृषिकरण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग खेती बाड़ी से जुड़ी अपनी परंपरागत जीविका को छोड़ देते हैं और गैर कृषि कार्य या शहरी व्यवसाय या मजदूरी करने लगते हैं। अब मान लीजिए गांव में कोई परिवार है जिसके पास 2 बीघा जमीन थी, लेकिन 2 बीघा जमीन या तो साहूकार के पास फंसी हुई है या उसको अपने बेचकर अपना रोजी रोटी चलाई है या कोई काम धंधा शुरू कर लिया है, क्योंकि उसको मालूम है कि 2 बीघा जमीन से इतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, उर्वरक महंगे हैं, तो ऐसी कीटनाशक महंगे हैं, बिजली का बिल बहुत आता है और मंडी में भाव भी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में उस 2 बीघा वाले किसान ने, उस सीमांत मार्जिनल फार्मर्स ने क्या किया? उसने अपनी जमीन को बेचा और कोई काम धंधा, कोई व्यवसाय शुरू कर लिया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम गैर कृषिकरण कहेंगे या विकृषिकरण कहेंगे। यानी अपनी आजीविका, अपनी जीविका के जो साधन अभी तक एग्रीकल्चर था, उस जीविका के साधन को ही छोड़कर कोई व्यवसाय कर लिया या शहर की तरफ पलायन कर गए या गांव में ही कोई दूसरा कारोबार शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो इसी अवस्था को कहा जाता है गैर कृषिकरण। अब यहां से बात आती है
ये गैर कृषिकरण का कारण क्या है, रीजन क्या है? सबसे पहला कारण है कृषि भूमि का ह्रास या अधिग्रहण। 2015-16 का डेटा कहता है कृषि जनगणना के अनुसार कि भारत में कुल कृषक परिवारों में 86% किसान क्या हैं, छोटे और सीमांत हैं, यानी 2 हेक्टर से उनके पास कम भूमि है। यानी भारत में 86% किसान कैसे हैं, छोटे किसान हैं। ये छोटे किसान भी क्या हो गए, उद्योगों के चलते, बांध खनन और शहरीकरण के चलते इन किसानों की भूमि भी क्या हो रही है, बड़े पैमाने पर अधिकृत हो रही है। अभी आपने देखा अरावली का इशू, इससे पहले आपने देखा असम में अदानी ग्रुप को 3000 बीघा जमीन कौड़ियों के भाव पे दे दी गई। अभी आपने देखा कि भाई आपके छत्तीसगढ़ के इलाके में 5000 हेक्टेयर भूमि एक कंपनी को दे दी गई कौड़ी के भाव पर, जहां पर 70 लाख पेड़ काटे गए, हसदेव के जंगल ही समाप्त कर दिए गए। तो इस प्रकार के अगर जमीनों का आवंटन हो रहा है तो जमीन आ कहां से रही है, जमीन तो उसी किसान की है ना, छोटे छोटे किसानों की है। तो जब इनकी 2 बीघा 4 बीघा जमीन वाले 86% किसान हैं और इनकी जमीनों पर भी एयरपोर्ट बनते हैं, हाईवे निकलते हैं, ठीक है, तो बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, आपको लगेगा इनको तो अच्छी खासी कीमत मिलती है तो रातों रात लखपति करोड़पति हो जाते हैं, लेकिन हर किसान नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मजबूरी में एग्रीकल्चर छोड़ना पड़ता है उस काम में, क्योंकि अगर उसकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया है तो ऐसी स्थिति में करेगा क्या, वो दूसरा व्यवसाय करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। या आपने कोई डैम बनाया, आपने मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप सबको मालूम होगा ये जगह थी हरसूद, ठीक है, खंडवा जाते बीच में पड़ता है हरसूद, हरदा के पास। तो खंडवा में हरसूद के इलाके में जब इंदिरा सागर डैम तैयार हो गया तो उसका जो कैचमेंट एरिया था, जो पूरा जलमग्न क्षेत्र होता है, उसमें पूरा हरसूद का इलाका डूब गया। फिर नया हरसूद बसाया गया, तो वहां पे जो खेती बाड़ी करते थे हरसूद के लोग थे, लगभग 50,000 से अधिक की आबादी थी, उसको विस्थापित होना पड़ा, वहां से मजबूरीवश हटना पड़ा और फिर नए क्षेत्र में जाकर काम धंधा शुरू करना पड़ा। तो जो लोग व्यवसाय कर रहे थे उनको तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो एग्रीकल्चर कर रहे थे उनको तो अपनी एग्रीकल्चर ही छोड़नी पड़ी। यानी कहीं ना कहीं कृषि भूमि में गिरावट आ रही है और बड़े पैमाने पर जो अधिग्रहण होता है, इसके कारण से भी लोग गैर कृषिकरण को अपना रहे हैं, कृषि संबंधी गतिविधियों से दूर हो जाते हैं। तो एक कारण तो यह माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक तो क्लियर हो गया हमारा ये कारण क्या है, ठीक है। दूसरा कारण है भूमिहीनता और विखंडन। समस्या क्या है, भारत में एग्रीकल्चर लैंड वैसे भी कम रही है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ है, भूमि का बंटवारा होता गया, तो इससे कृषि जोते क्या हो गई, उनका आकार घटता चला गया। भाई ये भूमि तो कौन बढ़ी, आबादी तो बढ़ती चली गई, लेकिन भूमि का एरिया कौन बढ़ा। आजादी के बाद भी भारत के पास 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भारत के पास है। जब भारत आजाद हुआ तब 30 करोड़ की आबादी थी और आज 140 करोड़ की आबादी है। तो आबादी तो 5 गुना हो गई, लेकिन भूमि क्षेत्र तो हमारे पास उतना ही है, 2.42% विश्व का। तो ऐसे में बंटवारे, पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि का बंटवारा होने के चलते वर्तमान पीढ़ी के पास क्या हुआ, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े रह गए। इसलिए एक समय जहां भारत के किसान बड़े किसान होते थे, आज भारत में 86% किसान सीमांत भूमि वाले हैं, छोटे किसान हैं। तो ऐसी स्थिति में कृषि जोत का आकार क्या हो गया, 2.23 हेक्टर था 1970-80 में, 70-71 में, जो 2015-16 में घटकर कितना रह गया है, 1.08 हेक्टेयर रह गया है। यानी 50% क्या हो गई है, एग्रीकल्चर लैंड कम हो गई है। तो ऐसे में छोटी जोते के चलते क्या होता है, टिकाऊ खेती पर्याप्त नहीं हो पाती, आप इतना उत्पादन नहीं कर पाते कि बाजार में बेचकर, मंडी में बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकें। तो ऐसे में जो किसान होता है वो, उसके लिए मुनाफे का सौदा नहीं रह जाती एग्रीकल्चर, और ऐसे मजबूरी में वो क्या करता है, एग्रीकल्चर को छोड़ देता है और एग्रीकल्चर छोड़कर मजदूरी करने लगता है या शहरों की तरफ पलायन करने लगता है। तो एक कारण तो क्या था कि कृषि भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, और दूसरा कारण यह है कि आपके कृषि जोतों का आकार धीमे क्या होता जा रहा है, कृषि जोतों का आकार घटता जा रहा है।
इस कारण से कृषि महंगी साबित हो रही है, मुनाफे वाली साबित नहीं हो पा रही है। तीसरा कारण क्या है? कृषि का अलाभकारी होना। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की 2013 की रिपोर्ट कहती है कि एक औसत कृषक की मासिक परिवार की जो मासिक आय होती है वो 6,426 रुपए थी, लेकिन खर्च कितना है? 6,223 रुपए। यानी एक परिवार, एक किसान का परिवार पूरा मेहनत करके जो उत्पादन करता है, उस उत्पादन से वो इतना कमा पाता है कि उसकी बचत क्या हो गई? केवल 100, 150, 200 में बचा पाता है। यानी महीने का खर्च, उसकी जो आय होती है वो 6,426 रुपए है, एनएसएसओ का सर्वे कहता है, और खर्चे हैं 6,223 रुपए। यानी कुल मिलाकर वो एक्स्ट्रा कमाई कितनी कर पाता है? केवल 200 रुपए की बचत कर पाता है। तो ऐसे में क्यों मेहनत करेगा? तीन आपके सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहेगा, पसीना बहाएगा, पूरा परिवार लगा रहता है, और आय कितनी होती है? पूरे महीने की बचत कितनी है? केवल 200 रुपए एक्स्ट्रा कमा पाता है खर्चे के अलावा। तो ऐसे में इनकम का बड़ा हिस्सा क्या होगा? व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरे काम करने मजबूर होना पड़ेगा। जब उसको मालूम है कि पूरा परिवार लग गया, पूरी मेहनत लग गई, तब भी इनकम ही नहीं बढ़ रही, बचत भी नहीं बढ़ रही, तो ऐसे में क्या करेगा? तो ऐसे में व्यक्ति गैर कृषि कार्यों में लगना शुरू करेगा, मजदूरी करना शुरू करेगा, कोई स्वरोजगार काम करना शुरू करेगा। इसके अलावा लागत बढ़ती जा रही है, बीज की, खाद की, कीटनाशकों की, तो ऐसे में फसल का उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता, तो और खर्चा बढ़ जाता है। तो व्यक्ति क्या करता है आखिर में? अगर आपने कोई दुकान खोली है जिसकी किराया ज्यादा आ रहा है, जिसकी लागत ज्यादा आ रही है, इनकम नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे? आप धंधे को बंद कर देंगे, दुकान को बंद कर देंगे, कोई दूसरा धंधा शुरू करेंगे। तो यही काम कृषक भी करते हैं मजबूरी में। इसी को कहा जाता है गैर कृषिकरण। इसके अलावा ऋणग्रस्तता। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 52% कृषक परिवार कैसे हैं? किसी न किसी रूप में कर्ज में डूबे हुए हैं। 52% की बात हो रही है, यानी भारत के आधे से ज्यादा किसान क्या हैं? कर्ज में डूबे हुए हैं। और कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में क्या होते हैं? जमीन को गिरवी रख देते हैं, या बेच देते हैं, या फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में गैर कृषिकरण ही उनके पास एकमात्र साधन होता है इनकम जनरेट करने का या रोजगार प्राप्त करने का। यानी एग्रीकल्चर से जुड़े रहेंगे तो स्थिति और बदतर होती जाएगी, क्योंकि मुनाफा तो हो ही नहीं रहा है, जमीन बची नहीं है, तो करें क्या? तो सरवाइव करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक ही तरीका बचता है कि कोई अपने ऑक्यूपेशन को, यानी अपनी जीविका के साधन को बदल लो। इसके अलावा औद्योगिकरण और शहरीकरण। भाई तेजी से बढ़ता उद्योग और नगरों का कारण क्या हुआ है? कृषि भूमि सिकुड़ती जा रही है। साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत किसानों की सहमति को किया गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है। भैया एक तरफ तो आपने कहा कि 80% किसान सहमत होंगे तो ही भूमि का अधिग्रहण होगा, दूसरी तरफ आपने उद्योग और नगरों के लिए बड़े पैमाने पर भूमि भी अधिकृत कर ली है। इससे यह हो रहा है कि किसानों को लग रहा है कि भूमि अधिग्रहण के चलते 4 गुना कीमत मिलती है हमारी जमीन की, एक काम करो दे दो और उसका दूसरा काम धंधा शुरू करेंगे, शहरों में जाके बसेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में कृषि भूमि भी कम हुई और किसान ने एग्रीकल्चर को छोड़कर दूसरे व्यवसाय को अपनाने के प्रति प्रोत्साहन दिखाया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? जो युवा हैं गांव के, उनके लिए एक नया तरीका निकल के आया। वो भी कहीं ना कहीं अब खेती बाड़ी को छोड़कर शहरों में शिफ्ट होना चाहते हैं, कि पढ़ाई लिखाई तो वो शहरों में करते हैं, तो उन्हें भी अब खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो गए, और भूमि अधिग्रहण ने इस काम को और आसान कर दिया। अभी तक जो पुरखे थे, पूर्वज थे, जो बुजुर्ग थे, वो तो अपने खेतों में काम कर रहे थे। युवा खेतों में काम करते ही नहीं, वो तो शहरों में जाकर पढ़ाई करने लगे। तो कहीं ना कहीं युवा खेती की तरफ छोड़कर और भूमि अधिग्रहण को सहारा लेकर सरकार को भूमि बेचकर क्या करने लगे? इस क्षेत्र से निकलने लगे। यानी आने वाली पीढ़ी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई दिखाई देती ही नहीं है। इसी कारण से क्या हो रहा है? गैर कृषिकरण बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा वैश्वीकरण बड़े पैमाने पर देखिए, तो WTO उदारीकरण की नीतियों के चलते क्या हुआ? कृषि को एक मार्केट बना दिया गया। हरित क्रांति के बाद हम देखते हैं कि उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक है, आज हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद कारण। और भविष्य में आदमी कुछ भी हो जाए, कितना भी AI आए, खाएगा तो रोटी ही। यही कारण है कि दुनिया के बड़े से बड़े कॉर्पोरेट आज एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहते हैं। बड़ी से बड़ी बीज निर्माण कंपनियों को देखिए, फर्टिलाइजर कंपनियों को देखिए, सब प्राइवेट कंपनियां होती जा रही हैं। तो इन कंपनियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इनके पास हाइब्रिड बीज भी है, इनके पास आज आप देखते हैं कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की बात होने लगी है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें बनाई किसने? सरकार ने बनाई है? नहीं, प्राइवेट कंपनियों ने बनाई है, मोसेंटा जैसी कंपनियों ने बनाया है। तो ये कंपनियां चाहती हैं कि पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर पर अपना आपके कब्जा करना चाहती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां क्या हो रही हैं? आज बीज, खाद, इन सब मार्केट में उतर चुकी हैं। आज आप शहरों में लोग गेहूं नहीं खरीदते हैं, गेहूं पिसवाने नहीं जाते हैं, बल्कि क्या करते हैं? सुपरमार्केट में जाते हैं, डी मार्ट में जाते हैं और सीधा आशीर्वाद आटा खरीद लेते हैं।
ठीक है, सिल्वर कॉइन आटा खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि घर में आप गेहूं कोई नहीं खरीदता। तो ये सिल्वर कॉइन आटा या आशीर्वाद आटा बना कौन रही है? आईटीसी कंपनी बना रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। इसी कारण से बड़ी कंपनियों ने क्या किया, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और एग्रीकल्चर क्या होता गया, धीरे धीरे कॉर्पोरेट के रूप में डेवलप होता गया। इससे छोटे किसान इन बड़ी बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो ऐसे में क्या हुआ, मजबूर हो गए खेती छोड़ने के लिए। मान लीजिए आपका छोटा सा खेत है और ये बगल में एक बड़ी कंपनी है जिसने अनुबंध के चलते वहां के पूरे किसानों के साथ टाई अप कर लिया और वहां के किसानों से टाई अप करके बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करके उत्पादन किया, तो उनकी लागत कम हो गई, याद रखिएगा। लेकिन छोटा किसान, उसने पूरा मानवीय श्रम का इस्तेमाल किया, लागत बढ़ गई, तो उसका गेहूं कौन खरीदेगा? सीधी सी बात है। तो यही कारण है छोटे किसान, जैसे भारत में मल्टीनेशनल कंपनियां आई तो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जो कुटीर उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, बंद हुए कि नहीं हुए? वो सर्वाइव नहीं कर पाए। उसी प्रकार जब जैसे जैसे एग्रीकल्चर में बड़ी बड़ी कंपनियां आती जा रही हैं, छोटे छोटे किसान जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके लिए खेती अब महंगी साबित होती जा रही है और वो इस सेक्टर से हटते जा रहे हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या बन के उभरा है। नमस्कार जी, ठीक है। चलिए, जलवायु परिवर्तन की हम बात करें तो क्या हो रहा है भारत में, हम देखते हैं कि हर साल 8 से 10% कृषि क्षेत्र क्या होता है, या तो सूखे से या तो बाढ़ से प्रभावित होता है। अब ऐसे में मानसून की अनिश्चितता है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ है, खेती जोखिम बढ़ गई है। भारत में वैसे भी हम कहते हैं मानसून को क्या कहते हैं, भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। अब मानसून अनिश्चित है, कभी लालिनो है, कभी आपके एलिनो की कंडीशन है, कभी सूखी की अवस्था है, कभी जुलाई का पूरा मौसम निकल जाता है, अगस्त में मानसून आ रहा है तो बुआई में देरी हो जाती है। ठीक है, इन सब कंडीशन के चलते क्या होता है, इन सब कंडीशन के चलते उस किसान की कल भी कल्पना कीजिए जो भारत के 86% किसानों में शामिल है, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, केवल 3 से 4 एकड़ जमीन है जिसके पास, केवल, यानी बहुत कम जमीन है, उसको मानसून की अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ जैसी स्थिति से निपटना भी है और उत्पादन भी करना है और मुनाफा भी कमाना है, वो संभव नजर नहीं आता। तो जलवायु परिवर्तन का असर एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा पड़ रहा है, सीधी सी बात है। जिस कारण से क्या हुआ है, हम देखते हैं कि 2000 के बाद से 2002, 2004, 9, 14, 15 इन सब में बड़े पैमाने पर सूखे पड़े हैं और ऐसी स्थिति में किसान जो है बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का इलाका, गुजरात का सौराष्ट्र का इलाका, मध्य महाराष्ट्र का विदर्भ का इलाका, आप देखिए बड़े पैमाने पर सूखे की चपेट में रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में किसानों के पास अब कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि किसान गैर कृषिकरण और दरिद्रीकरण के कारण क्या है, ये तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। दोनों के एक ही कारण है क्योंकि दोनों का आपस में संबंध है। लेकिन अब समस्या ये आती है कि सिलेबस में दरिद्रीकरण और गैर कृषिकरण को एक साथ क्यों लिखा गया? एक साथ इसलिए लिखा गया क्योंकि दोनों के बीच में एक संबंध है। ये चार्ट इस संबंध को बहुत आसानी से समझा पाएगा आपके लिए, क्योंकि बहुत कम किताबों में ये टॉपिक शामिल है। मैंने पहले भी कहा, केवल झारखंड पीजीटी के सिलेबस में, यूपी जीडीसी के सिलेबस में और यूपी जीआईसी के सिलेबस में इस टॉपिक को शामिल किया गया है। याद रखिए, बाकी सिलेबस में बहुत कम किताबों में आपको ये सिलेबस मिलेगा, या फिर आपने एमए किया हो इग्नू से, तो एमए इग्नू से अगर आपने किया है तो आपको ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा इग्नू की किताबों में। तो दरिद्रीकरण और गैर किसानीकरण का संबंध क्या है, इसको समझ लीजिए। दरिद्रीकरण में क्या होता है, आर्थिक पतन की प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति क्या हो रहा है, व्यक्ति गरीब हो रहा है धीरे धीरे समय के साथ, उसकी आय खत्म हो रही है, आय के स्रोत खत्म हो रहे हैं और उसकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आती जा रही है। इसे कहा जाता है दरिद्रीकरण, जिस पर अभी हमने चर्चा की थी। और दूसरी तरफ क्या है, गैर किसानीकरण। ये क्या होता है, यानी व्यक्ति आजीविका में परिवर्तन कर लेता है, यानी अभी तक एग्रीकल्चर से आपकी इकोनॉमी चल रही थी, या अभी तक आजीविका का स्रोत क्या था, एग्रीकल्चर, कृषि था। लेकिन अब व्यक्ति ने क्या कर लिया, अपनी आजीविका को चेंज कर लिया, कृषि से हटकर मजदूरी करने लगा या कोई स्वरोजगार शुरू कर लिया, लेकिन एग्रीकल्चर से अपने आप को दूर कर लिया है। इसे कहते हैं गैर किसानीकरण। दरिद्रीकरण में क्या होता है, दरिद्रीकरण क्यों पैदा होता है, कृषि संकट के चलते, ऋण के चलते। व्यक्ति पे बहुत ज्यादा कर्ज है, व्यक्ति पे जो एग्रीकल्चर है वो सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है, लागत बहुत बढ़ती जा रही है। ठीक है, उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है, व्यक्ति के लिए एग्रीकल्चर करना संभव नहीं बचा है, तो ये दरिद्रीकरण की स्थिति को पैदा करेगा। लेकिन गैर कृषिकरण क्या है, कृषि का अलाभकारी स्थिति। इसका मतलब ये नहीं कि कृषि वो कर नहीं पा रहा है, कारण यह है कि वो मेहनत करना नहीं चाहता कृषि क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि इसमें लागत ज्यादा आ रही है, मुनाफा नहीं हो रहा। और आप कभी भी ऐसे कोई धंधे को, ऐसे व्यवसाय को क्यों करेंगे जिसमें मुनाफा ही ना हो?
तो यहाँ पे तो वो एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका पैसे ही नहीं है, जमीन भी नहीं बची है, वो ऋण के जाल में फंसा हुआ है। यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, यहाँ पर वो खेती इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि वो लाभकारी नहीं, प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, दरिद्रीकरण की स्थिति में गरीबी में वृद्धि हो रही है क्योंकि आय का स्रोत नहीं है, ठीक है, इनकम का कोई सोर्स नहीं बचा है और जो था वो सब खत्म हो रहा है, तो गरीबी बढ़ती जा रही है। गैर कृषिकरण में क्या हो रहा है, पलायन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो गैर कृषि लागत बढ़ती जा रही है, मुनाफे का सौदा नहीं है, तो कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा और दूसरा काम करना है तो गांव से निकलना पड़ेगा। दरिद्रीकरण में क्या हो रहा है, ये गैर किसानीकरण को बढ़ावा दे रहा है, यानी ये व्यक्ति के पास जमीन ही नहीं बची, व्यक्ति एग्रीकल्चर ही नहीं कर रहा, मुनाफा है नहीं उसमें, सक्षम नहीं है, टैक्स उसके पास ऋण चुकाने के पैसे नहीं है, जमीन उसने बेच दी है ऋण चुकाने के लिए, तब उसके पास क्या बचा, कोई ना कोई दूसरा रोजगार या कोई काम धंधा शुरू करेगा। यानी दरिद्रीकरण ने क्या किया, किसानीकरण को बढ़ावा दिया। गैर किसानीकरण ने क्या किया, दरिद्रीकरण का परिणाम है, जब व्यक्ति पर कुछ नहीं बचता तो व्यक्ति कुछ ना कुछ दूसरा आय का साधन अपनाना शुरू करता है। ये दोनों के बीच का संबंध है, इसलिए आपके सिलेबस में दोनों को शामिल किया गया है, किसी एक चीज को शामिल नहीं किया गया है, इसको अलग अलग करके नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब आते हैं वो टॉपिक जो इस टॉपिक को और टफ बना देगा। सामान्य किताबों में आपको, अगर आप देखेंगे इग्नू के नोट्स पढ़ेंगे तो आपको समान चीजें मिल जाएंगी, या राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी जो भोपाल में बनी हुई है कोलार रोड पर, ठीक है, उसके भी नोट्स आपको मिलते हैं मार्केट में या आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं। उसमें भी इस टॉपिक पर केवल 1 या 2 पेज लिखा गया है, लेकिन पेपर तब बिगड़ेगा जब इस पर रिसर्च पेपर वाले क्वेश्चन आना शुरू होंगे। यानी दरिद्रीकरण और गैर किसानीकरण पर जो अध्ययन हुए हैं उसको लेकर क्वेश्चन आना शुरू होते हैं। और सबसे पहला विचार आता है A.R. देसाई का। A.R. देसाई कौन है, जिन्हें हम भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। A.R. देसाई साहब ने किताब लिखी सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर। ये पहले शोध पत्र था और शोध पत्र को बाद में किताब का रूप दिया गया। तो ये क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर नामक शोध पत्र किसने जारी किया। आंसर क्या आएगा, A.R. देसाई साहब ने। अब A.R. देसाई साहब ये क्या कहना चाहते हैं, इसको समझ लीजिए। वो ये कहना चाहते हैं, अपने अध्ययन में उन्होंने ये बताया कि भारत में कृषि समाज धीरे धीरे आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, यानी दरिद्रीकरण की अवस्था में जा रहा है, जिस कारण से कृषि में पूंजीवाद का प्रवेश है। कारण क्यों है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति एग्रीकल्चर में आते जा रहे हैं, जिनके पास पैसा है वही एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं। याद रखिएगा, जो परंपरागत किसान थे वो अब सर्वाइव करने में सक्षम नहीं है। छोटे किसानों को कृषि से बाहर कर दिया गया है और इसने गैर कृषिकरण को बढ़ावा दिया है। इसका मतलब A.R. देसाई साहब ने अपने अध्ययन में क्या बताया कि बढ़ता कृषि में बढ़ता पूंजीवाद, जब यानी जैसे से कृषि में कैपिटलिज्म बढ़ेगा, पूंजीवाद बढ़ेगा, तो मजबूरी में छोटे किसान सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कल्पना कीजिए, जब तक जो काम पहले लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, MSME माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस करते थे, छोटे छोटे जो उद्योग थे, लघु उद्योग थे, जैसे ही भारत में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आई, भारत में छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। वही काम अब एग्रीकल्चर में हो रहा है। एग्रीकल्चर में जब बड़े उद्योगपति उतर रहे हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही हैं, तो क्या छोटे किसान सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही बताया है किसने, A.R. देसाई साहब ने अपने अध्ययन में। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन तो बनेगा उनके रिसर्च से, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा A.R. देसाई के अनुसार भारत में गैर किसानीकरण का कारण क्या है। आंसर क्या आएगा, कृषि में बढ़ता पूंजीवाद। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आता है, सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला जो विचार प्रकट किया वो प्रकट किया है गिल्सपाई और रोहलेडर ने। अभी ऐसे जो नाम हैं आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, आपको परंपरागत किताबों में नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको या तो ऑथेंटिक किताबें पढ़िए, या फिर आप ऑथेंटिक जो शोध पत्र जारी होते हैं, ठीक है, आपने नाम सुना होगा इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, ऐसी अमेरिका में भी है अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। तो वहां पे जो सोसाइटियों के शोध पत्र आते हैं या इग्नू के जो नोट्स अपडेट होते हैं हर साल, उन किताबों में आपको ऐसे शोध पत्र और ऐसे थिंकरों के नाम पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, तो गिल्सपाई और रोहलेडर ने क्या कहा, गिल्सपाई और रोहलेडर ये कहते हैं, पहली बात तो इन्होंने किताब कौन सी लिखी है, ग्लोबलाइजेशन एंड द अग्रेरियन क्राइसिस। नाम से स्पष्ट हो गया कि इन्होंने गैर किसानीकरण का कारण किसको माना है। तो इनका कहना यह था कि जो मंझोले किसान हैं, छोटे किसान हैं, वो वैश्वीकरण के कारण क्या हो गए, आर्थिक रूप से
कमजोर हो गए हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उभर कर सामने आई हैं। एग्रीकल्चर ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, कई सारा हम देखते हैं कि भाई आज आप देखिए खाने पीने के सामान भी विदेशों से आते हैं। भारत में अच्छी बात है कि भारत ने अभी इस प्रकार के डील नहीं किए हैं। अगर भारत में अमेरिका से गेहूं आने लगे, अमेरिकन गेहूं और चाइना के चावल से लेकर दुनिया की सब चीजें भारत में आने लगे, तो भारत के किसान क्या करेंगे? क्या भारत के किसान सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर भारत में जो गेहूं उगा रहे हैं वो गेहूं की लागत 30 रुपए है और अमेरिका से गेहूं आ रहा है 20 रुपए में, तो भारत के किसान क्या सर्वाइव कर पाएंगे? यही कारण है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, हमारी फूड हैबिट चेंज हो रही है, इसका असर हमारे किसानों पर पड़ रहा है। और किसान ऐसी स्थिति में कृषि उत्पाद क्या होते आ रहे हैं, वैश्विक कीमतों का मुकाबला नहीं कर सकते। इस ऐसी स्थिति में किसानों की आमदनी क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। सीधी सी बात है। भारत में नागपुर संतरा नगरी कहलाती है और अमेरिका में कैलिफोर्निया संतरा नगरी है, ऑरेंज सिटी कहलाती है। अब कैलिफोर्निया का ऑरेंज भारत में अगर आने लगे तो भारत में नागपुरी संतरा संभव हो पाएगा क्या? क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? नागपुरी संतरे के बागान मालिक नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। तो वही असर भारत में एग्रीकल्चर में हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के चलते, ठीक है। और ये केवल भारत में नहीं, हर दुनिया के सभी विकासशील देशों में, अविकसित देशों में ये असर देखने को मिल रहा है। ये किसने बताया? ये बताया गिल्सपाई और रोहल एडर ने। इसके अलावा अगले आते हैं वंदना शिवा। इनकी स्टडी तो आनी ही आनी है, पेपर अगर टफ आ गया क्वेश्चन यहीं से आना ही आना है। कारण यही है, इनका बड़ा ही फेमस अध्ययन है इनका, द वायलेंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। 1991 में इन्होंने अपना शोध पत्र जारी किया, बाद में यही शोध पत्र किताब के रूप में उभर कर सामने आया। तो एक पहला क्वेश्चन तो इनके शोध पत्र से आ जाएगा। शोध पत्र का नाम क्या है? द वायलेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इन्होंने ये कहा, वंदना शिवा ने अपने अध्ययन में ये बताया कि भारत में हरित क्रांति के कारण क्या हुए, छोटे किसानों की समस्याएं क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? हरित क्रांति के चलते हाइब्रिड बीज आ गए मार्केट में, उन्नत किस्म के बीज आ गए, इसे हाई यील्ड वैरायटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई यील्ड वैरायटी, HYV कहते हैं। इस उन्नत किस्म के बीज इतने महंगे थे कि बड़े किसान तो उसको खरीद सकते थे। हरित क्रांति ने मशीनीकरण को बढ़ावा दिया, बड़े किसान ही मशीन खरीद पाएंगे। हरित क्रांति ने ट्यूबवेल को बढ़ावा दिया, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा दिया, वो भी बड़े किसान ही खरीद पाएंगे। हरित क्रांति ने कीटनाशक को बढ़ावा दिया, वो भी बड़े किसान खरीद पाएंगे। हरित क्रांति ने केमिकल फर्टिलाइजर को बढ़ावा दिया, वो भी बड़े किसान ही खरीद पाएंगे। यानी हरित क्रांति का फायदा किसको मिला? बड़े किसानों को मिला। कृषि की लागत बढ़ गई, लेकिन इस लागत का फायदा, ये लागत छोटे किसान नहीं उठा सकते थे। तो मजबूरी में क्या हो गए? छोटे किसानों की समस्याएं बढ़ गई। जब छोटे किसानों की समस्याएं बन गई तो मजबूरी में क्या हुआ? छोटे किसान कर्ज में डूबते चले गए और उन्होंने खेती छोड़ना शुरू कर दी। इसका मतलब गैर किसानीकरण का कारण किसको माना है? वंदना शिवा ने। वंदना शिवा ने हरित क्रांति को गैर किसानीकरण का कारण माना है, दरिद्रीकरण का कारण भी माना है, क्योंकि इसी कारण से किसान गरीब हुए हैं। कौन सी स्टडी में? द वायलेंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन 1991। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित आपको कम से कम इतना डेटा तो तैयार होना चाहिए। अब आप मान के लीजिए किताब में और आपने उठाई कोई परंपरागत किताब, गुप्ता शर्मा जो भी किताबें आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, आपने वहां पे परिभाषा पढ़ ली, गैर किसानीकरण क्या है, बस हो गया। ऐसे काम कौन चलेगा? आपको ये थिंकर पढ़ने होंगे, आपको ये अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री देखने होंगे जिन्होंने फील्ड वर्क किया है इस विषय पर। चलिए अगला देखिए, अब आते हैं जेम्स स्कॉट। जेम्स स्कॉट की किताब है द मोरल इकोनॉमी ऑफ द प्रेजेंट। 1976 में ये किताब आई थी और ये किताब यूजीसी नेट में पूछी जा चुकी है, ठीक है, याद रखिएगा। द मॉरल इकोनॉमी ऑफ द प्रेजेंट 1976 में आई। और जेम्स स्कॉट ने अध्ययन कहां पे किया? साउथ ईस्ट एशिया का अध्ययन किया, दक्षिण पूर्वी एशिया के किसानों का अध्ययन किया। और इन्होंने ये पाया कि जब किसानों की जीविका को खतरा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, ठीक है। और ये प्रतिरोध क्यों होता है? क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं, बाजार की ताकतें हैं, वो किसानों को गरीब बनाने में तुली हुई हैं। सरकार पॉलिसी ही ऐसी बनाती है कि किसान हमेशा सर्वाइवल मोड में रहे, तभी कोई किसान तरक्की नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। क्यों नहीं कर सकता? बड़ा सिंपल सा इकोनॉमिक्स का एक बेसिक नियम है, डिमांड एंड सप्लाई का एक नियम होता है और एक होता है इनकम। भारत की 50% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। 68% आबादी गांव में रहती है, 50% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। यानी भारत के 70 करोड़ लोग खेतों में काम करते हैं। और इनकम का कितनी है? भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन केवल 15% है। यानी आप 15% को 15 रुपए माने, यानी 15 रुपए कमा के देती है एग्रीकल्चर। लेकिन कितने लोग? देश की आबादी का 50%, यानी देश की पूरी 50% आबादी 15% रुपए कमा के देती है।
ठीक है, इस 15 रुपए को आप पूरे किसानों को बांट दिए, 50% आबादी को बांट दीजिए, तब भी भला नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर जो हमारा है वो पूरी आबादी का केवल 3% भी नहीं है, लेकिन जीडीपी का 50% देता है। वो 50% जब 3% लोगों में बंटता है तो सीधी सी बात है, यही कारण है बड़े बड़े पैकेज होते हैं आईटी कंपनी वालों के, सर्विस सेक्टर वालों के। तो यही कारण है, पूरा खेल जीडीपी का है। तो बहुत बड़ी आबादी बहुत कम उत्पादन कर रही है जीडीपी में, अगर आप पूरा बांट भी दोगे तब भी तरक्की नहीं होने वाली। इसलिए ना तो किसानों की आय बढ़ी, ना 2022 तक किसानों की आय डबल हुई, बल्कि आज किसान सरकार 500 रुपए महीना देती है सम्मान निधि के नाम पर, साल का 6,000 रुपए जो मिलता है महीने के 500 रुपए के हिसाब से, ताकि आप सर्वाइव करो, आप जीवित रहो बस। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, इसी अवस्था को जेम्स स्कॉट ने अपने अध्ययन में पाया कि भारत में, दुनिया भर में सरकारें जो हैं और जो बाजार है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इन्हीं की नीतियों के चलते आज किसान इस अवस्था में जी रहे हैं कि वो दरिद्रीकरण और कृषि कार्य को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कौन से अध्ययन में कहा? द मॉरल इकोनॉमी ऑफ द प्रेजेंट 1976 में। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? कि गैर किसानीकरण पढ़ते समय ये सारे थ्योट, ये सारे थिंकर पढ़ने पड़ते हैं। अब आते हैं परशुराम। परशुराम ने किताब लिखी, अध्ययन लिखा, डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट 1999 में। ये शोध पत्र था, बाद में किताब के रूप में पब्लिश हुआ। तो डेवलपमेंट एंड इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट 1999 में ये अध्ययन उभर कर सामने आता है। इसमें यह कहा गया कि जो विकास परियोजना है, नाम से स्पष्ट है डेवलपमेंट, तो जो विकास परियोजनाएं हैं इसके कारण से विस्थापन बहुत तेजी से बढ़ा है, इसके कारण से दरिद्रीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया था अभी कि खंडवा के पास एक जगह है हरसूद, तो जब इंदिरा सागर डैम की बात पूरा हुआ, निर्माण कार्य पूरा हुआ, तो इंदिरा सागर डैम के चलते जो जलमग्न क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया है, उसके कारण बड़े पैमाने पर हरसूद के इलाके को खाली कराया गया। जो खेतीबाड़ी से जुड़े लोग थे उनको अपना खेतीबाड़ी छोड़नी पड़ी, जो रोजगार उनको मिला हुआ था वो रोजगार छोड़ना पड़ा, जिनकी दुकानें चल रही थी, शहर था, पूरा शहर का शहर पानी में डूब गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? विस्थापन हुआ और मजबूरी में लोगों को अपना एग्रीकल्चर छोड़कर दूसरे काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यानी विकास परियोजनाएं भी दरिद्रीकरण और गैर किसानीकरण के लिए एक कारक हैं। ये किसने कहा? परशुराम ने कहा। इन्होंने कहा कि बड़े बड़े बांध, औद्योगिकरण और शहरीकरण के परियोजनाओं के चलते ग्रामीण समुदाय क्या हो रहा है? विस्थापन के लिए मजबूर हो गया है, और इस विस्थापन के चलते कहीं ना कहीं व्यक्ति की जीविका प्रभावित होती है, जो उसकी परंपरागत इनकम थी वो इनकम खत्म हो जाती है। सीधी सी बात है, मान लीजिए आपका एक शहर में आपने कोई दुकान लगाई, कोई दुकान खोली, ये शॉप खोली, अच्छी खासी चल रही थी, उसी दुकान पर आपका जीवन यापन था, भरण पोषण हो रहा था, परिवार का भरण पोषण हो रहा था। अचानक से नगर निगम वाले आए या कोई कंपनी संस्था आई, उसने कहा कि यहां से दुकान हटाइए। ठीक है, अब आपको पूरी रातों रात वो दुकान शिफ्ट करनी है, आपकी 10-15 साल पुरानी, 25-30 साल पुरानी दुकान को वहां से हटा दिया गया। अब क्या आपकी आने वाली पीढ़ी का फिर से वो पूरा, उसको फिर से पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, यानी वो 15-20 साल की पूरी मेहनत क्या हो गई? जीरो हो गई। अब ऐसा नहीं कि आप दुकान कहीं पे और लगा के फिर से चल जाएगी, नहीं, आपको 10-5 साल लग जाएंगे उस दुकान को फिर से स्टैब्लिश करने में। यही होता है किसानों के साथ भी, यही होता है ग्रामीण क्षेत्रों के में भी। ठीक है, फिर आते हैं पी साईनाथ। आपने कई बार देखा होगा, द हिंदू में इनके आर्टिकल आते हैं। पी साईनाथ जाने माने पत्रकार हैं। ठीक है, इनको आपके एशिया का नोबेल प्राइज जिसे हम कहते हैं रेमन मैग्सेसे से मिला हुआ है। तो पी साईनाथ ने एक किताब लिखी, एवरीबॉडी लव्स एज गॉड डॉट। इसमें इन्होंने कहा कि भारत के ग्रामीण समाज और किसानों की दुर्दशा का अध्ययन किया और बताया कि कैसे सरकारी योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंच पाती। तो सरकार तो अच्छी प्लानिंग करती है, लेकिन अगर प्लानिंग सरकार नीचे तक पहुंच ही नहीं पा रही है, यह सबसे बड़ा कारण है। तो सरकार तो एक तरफ अच्छी खासी पॉलिसी बना रही है दरिद्रीकरण से निकालने की या गैर किसानीकरण को रोकने की, लेकिन अगर पॉलिसी ही नहीं पहुंच पाए ग्राउंड लेवल पर, तो फिर समस्या का समाधान कैसे होगा? तो इनका अध्ययन जो है इस तरीके से रहा है, इसलिए इनकी किताब का नाम आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं माइकल लिबोनिट्स। तो माइकल लिबोनिट्स क्या कहते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। इन्होंने 2003 में किताब लिखी बियॉन्ड कैपिटल, और ये किताब जो है वो यूजीसी की परीक्षा में 2012-13 का पेपर देखिएगा, उसमें आपको दिख जाएगी। तो बियॉन्ड कैपिटल किताब के लेखक कौन है? माइकल लिबोनिट्स। इन्होंने कहा कि सरकारों ने नव उदारवाद और जो वैश्वीकरण को अपनाया है उसके चलते ये स्थिति पैदा हुई है। यानी जैसे जैसे मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई है, प्राइवेटाइजेशन किया गया है, उदारीकरण किया गया है, निजीकरण किया गया है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना के समय सरकार ने ऑर्डिनेंस के द्वारा किसान बिल को लागू करने की कोशिश करी, जिसका विरोध हुआ 1 साल तक और मजबूरी में सरकार को किसान बिल वापस लेना पड़ा। उसमें एक क्लॉज ये भी था कि प्राइवेट मंडियां बन सकती हैं, यानी सरकार कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते से एग्रीकल्चर सेक्टर में उद्योगपतियों को या कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को लाने की कोशिश कर रही है।
याद रखिए, कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उदारीकरण हुआ, निजीकरण बढ़ावा मिल रहा है, इसके चलते ये हुआ है कि किसानों की जमीनों से बेदखल होना पड़ रहा है, किसानों को अनुबंध खेती के नाम पर फंसाया जा रहा है और किसानों को मजबूर किया रहा है एग्रीकल्चर छोड़ने के लिए। तो माइकल लिबोविट्ज का जो अध्ययन है, वो ये किताब का नाम भी देखिए, बियॉन्ड कैपिटल, यानी कैपिटलिज्म से अब अलग हटके कोई नया रास्ता। अभी तक तो कैपिटलिज्म उद्योगों तक सीमित था, माइनिंग तक सीमित था, अब वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब यहां से बात आती है, ये तो होगा विचारकों के विचार गैर कृषिकरण के संदर्भ में। ये टॉपिक बड़ा व्यापक टॉपिक है, याद रखिए, अरिहंत पब्लिकेशन की किताब में या गुप्ता शर्मा में इसे आधे पेज में खत्म कर दिया गया है, केवल परिभाषा लिखकर। वो परिभाषा भी इतनी घटिया लिखी गई है कि आधा पैराग्राफ भी किसी काम का नहीं है। इसलिए ऑथेंटिक किताब पढ़ने शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि आपको कोई नौकरी नहीं करनी है, आपको लोगों को पढ़ाना है। ठीक है, और आप खुद ही नहीं पढ़ पाए और खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो 60-70 बच्चों की क्लासेस में जाकर, ठीक है, क्या बताएंगे कि हम कहाँ से पढ़ के आए, हम टेलीग्राम के नोट्स पढ़ के आए हैं। टेलीग्राम के नोट्स पढ़ने से डेटा याद करके आप लेक्चर नहीं दे पाएंगे। सरकारी नौकरी होती, बाबूगिरी वाली काम करना होता, लिखा पढ़ी वाला, टेबल पे कुर्सी बैठकर, तो काम चल जाता। लेकिन यहाँ पर आपको लोगों को पढ़ाना है, ठीक है, वो उनको पढ़ाना है जो बच्चे नहीं है, जो 19, 20, 21, 22 साल के हैं। तो इसमें कम से कम अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, इसलिए ऑथेंटिक किताब जरूर पढ़िए। बहुत से लोग कहते हैं नोट्स दे दीजिए, हम नोट से काम चला लेंगे। नोट से काम नहीं चलता कुछ भी। अगर आप किसी सब्जेक्ट पे कमांड ही नहीं है, आपकी टॉपिक पे कमांड नहीं है, ठीक है, आप डेटा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, फिर आप प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? तो पहला काम तो यही है कि आप रिसर्च में अच्छे होने चाहिए, आपको डेटा तक वहां तक पहुंचना चाहिए। जिस टॉपिक की बात हुई है, सिलेबस में मेंशन किया गया है, उस टॉपिक तक आपकी रिसर्च करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ सोच समझ के आपके पाठ्यक्रम में वो टॉपिक को शामिल किया गया होगा। चलिए, अब आते हैं बात दरिद्रीकरण और गैर किसानीकरण के संदर्भ में सरकार ने क्या योजनाएं शुरू करी है। क्योंकि याद रखिएगा, किसी भी सरकार को, किसी भी आयोग को, एमबीपीएससी को भी इससे मतलब नहीं है समस्या क्या है, वो ये जानना चाहती है आपके पास उपाय क्या है। तो उपाय बड़े महत्वपूर्ण होने चाहिए। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो सबसे पहला कदम सरकार ने क्या उठाया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। पहली बात तो ये कि हर किसान अगर गैर कृषिकरण के चलते गांव को छोड़कर शहरों में आएगा, पलायन करेगा, तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि शहरों में रोजगार के साधन नहीं है, अफरा तफरी मच जाएगी, झुग्गी बस्ती की समस्या पैदा हो जाएगी, एक अराजकता फैल जाएगी। तो पहला काम तो यह है कि किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोका जाए, ठीक है, और दूसरा, उनको अलग से कुछ फंडिंग कर दी जाए ताकि वो सर्वाइव कर सकें। इसीलिए सरकार ने 2019 में क्या शुरू किया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत करी, जिसके तहत छोटे और जो सीमांत किसान हैं, इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि किसानों की आय में थोड़ी स्थिरता आ सके, कृषि कार्यों में वो बने रह सकें। देखिए, कहीं ना कहीं उनको ये लगना चाहिए कि भाई जब तक हम एग्रीकल्चर करते रहेंगे, सरकार हमें साल का 6,000 रुपए क्या करती रहेगी? प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देती रहेगी 3 किस्तों में। ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर छोड़ देंगे, हमारा कोई रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा या हमारा किसानी के रूप में हम नहीं रहेंगे, शहरों में चले जाएंगे, तो 6,000 से भी हम हाथ धो बैठेंगे। तो सरकार ने रोकने की कोशिश करी है। सरकार को ही मालूम है 6,000 से कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी किसान को अगर आप 6,000 रुपए साल का दे रहे हैं, 500 रुपए महीने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसकी लाइफ पर। लेकिन इस बहाने कम से कम वो पलायन नहीं करेगा। ठीक है, किसानों को कर्ज से राहत मिलती है और खेती छोड़ने के लिए बजाय वो जारी रखते हैं। ऐसे कौन सा कर्ज है जो साल के 6,000 रुपए देने से खत्म हो जाएगा? 3 लाख का कर्ज है, उसका ब्याज ही इससे ज्यादा होगा। लेकिन मजबूरी क्या है सरकार की? इस बहाने किसानों को रोका जाए, एग्रीकल्चर से जुड़ाव रखा जाए। और दरिद्रीकरण की स्थिति में तो 500 रुपए भी बड़े बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक व्यक्ति के पास खाने को कुछ नहीं है, अगर महीने के 500 भी उसको मिल जाते हैं, तो कम से कम थोड़ा बहुत सर्वाइव तो वो कर ही लेगा। तो ये सोचकर सरकार ने इस योजना की शुरुआत करी। दूसरा, अभी हाल ही में खूब चर्चा में रहा मनरेगा। इसलिए मनरेगा में चेंजेस हुए हैं, वो भी तो पढ़िए। बहुत से लोग मनरेगा पढ़ के चले जाएंगे। याद रखिएगा, जी राम जी योजना क्या है उसको नहीं पढ़ेंगे। जी राम जी में राम जी का कोई संबंध नहीं है, राम के नाम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन लोगों ने दिमाग में बैठा लिया। अब पहले इसको समझ लीजिए, जी राम जी ने अपडेट किया है मनरेगा को। तो पहली बात तो पहला नाम क्या था? मनरेगा। अब क्या नाम हो गया? VVGRRM। ठीक है, विकसित भारत ग्रामीण, ठीक है, रूरल आजीविका मिशन। याद रखिएगा, रोजगार आजीविका मिशन, ये नाम है जी राम जी। इसका राम भगवान से कोई संबंध नहीं है। इसका राम का मतलब क्या है? याद रखिएगा, रोजगार आजीविका मिशन कहते हैं इसको। पहले इसको मनरेगा कहते थे। पहले इसमें यह था कि न्यूनतम गारंटी युक्त है 100 दिन का रोजगार मिलेगा, अकुशल रोजगार मिलेगा साल भर में, कम से कम 100 दिन का। अब इसे बढ़ाकर कम से कम 125 दिन का कर दिया गया है। पहला इसका नाम था महात्मा गांधी नरेगा, अब कर दिया गया है विकसित भारत जी राम जी।
पहले इसमें उद्देश्य था आजीविका की सुरक्षा देना, यानी व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना। अब इसका उद्देश्य हो गया है ग्रामीण सशक्तिकरण करना और ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास करना। ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव क्लियर होना चाहिए। पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि जी राम जी का फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछ लिया गया तो बहुत से लोग पेपर गलत करके आ जाएंगे। इसके अलावा पहले मजदूरी क्या थी कि 100% सरकार, केंद्र सरकार की योजना थी, लेकिन इसे अब चेंज कर दिया गया। अब राज्यों पे भार बढ़ गया है क्योंकि अब 60% 40 हो गया है। यानी अभी तक 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी मनरेगा का, लेकिन जी राम जी में केंद्र सरकार केवल 60% देगी, 40% राज्य सरकार को खर्च करना होगा। इसमें कोई निश्चित अवकाश नहीं होता था, जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन अब क्या हो गया, कृषि कार्य हेतु 60 दिनों का नो वर्किंग पीरियड भी आपको मिलेगा। नो वर्क पीरियड, छुट्टी भी मिलेगी। अगर एग्रीकल्चर काम हो रहा है तो आपको फिर वो सेपरेशन माना जाएगा, नो वर्क पीरियड में काउंट किया जाएगा। क्लियर है? तो 100 की जगह 125 दिन हो गया। आजीविका की जगह ग्रामीण संरचना और आधारभूत संरचना की बात होने लगी, नाम भी चेंज हो गया। तो ये अंतर आया है। ये अंतर क्यों आया? ताकि लोगों को पलायन करने से रोका जा सके, लोगों को गैर कृषि कार्यों से करने से रोका जा सके, लोगों को कृषि कार्य में जोड़ा जा सके। इस मनरेगा योजना का उद्देश्य गैर कृषि कार्य नहीं है। ठीक है, जो मनरेगा मजदूरी कर रहा है इसका मतलब वो गैर कृषिकरण ही हो चुका है, यानी वो कृषि संबंधी गतिविधियों में शामिल नहीं है। मनरेगा का पर्पस है दरिद्रीकरण को रोकना। दरिद्रीकरण को रोकने के लिए सबसे कारगर योजना मानी जाती है और दुनिया की सबसे बड़े रोजगार गारंटी स्कीम है अपने आप में। क्लियर हुआ? तो मनरेगा जी राम जी में क्या बदलाव आया है, ये चार्ट आपको क्लियर कर देता है, इसलिए अपडेट करना जरूरी है नोट्स में। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत से लोग किसानी इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि वही पुरानी फसल में जो पैसा लगाया था, बाढ़ के चलते, सूखे के चलते, ओलावृष्टि के चलते पूरी फसल बर्बाद हो गई, लागत खत्म हो गई, मजबूर हो गए। तो सरकार ने क्या शुरू किया, प्राकृतिक आपदाओं से जो समस्या पैदा होती है, जो लागत खत्म हो जाती है, अगली फसल के लिए पैसा ही नहीं बचता है, तो सरकार ने क्या किया, कम प्रीमियम पर फसल बीमा योजना शुरू करी, ताकि सूखा, बाढ़, कीट या अन्य किसी भी प्रकार की आपदा से अगर कोई हानि होती है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करेगी, ताकि किसानों कम से कम अगली फसल के लिए तैयार रहे। ये नहीं कि वो हार कर फसल खेती बाड़ी ही छोड़ दें। ठीक है, इसके अलावा एकीकृत बागवानी विकास मिशन सरकार ने शुरू किया, MIDH कहते हैं, 2014 में शुरू किया। इसका पर्पस क्या था, भाई गैर किसानीकरण क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि किसान एग्रीकल्चर में फायदा नहीं बचा, तो सरकार ने कहा कि भाई बागवानी करना शुरू कर दो, मसालों की, सब्जी की, फूलों की, चाय कॉफी की खेती शुरू कर दो, यानी डाइवर्सिटी फायर लेके आओ। अगर आप अभी तक खेती बाड़ी ही कर रहे थे, तो एक ही फसल उगा रहे थे, तो उत्पादन में स्थिरता आ जाती है। तो सरकार ने कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन का भी शुरुआत कर दी। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कर दी। जब सूखा पड़ता है तो भाई मजबूरी में क्या होगा, कहां से पैसा आएगा? ठीक है, या वो ट्यूबवेल खरीदने के पैसे नहीं है किसानों के पास, तो ऐसे में सरकार ने क्या किया, भाई सिंचाई की सुविधा है तो हर खेत को पानी के नाम से एक योजना शुरू कर दी, जिसका लक्ष्य क्या है, हर खेत को पानी, यानी सिंचाई संसाधनों को बढ़ावा देना, किसानों को जल संकट के लिए खेती छोड़ने पर मजबूर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि सूखा, जैसे उत्तर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाकों में, या आप देखते हैं महाराष्ट्र के विदर्भ के इलाकों में, बहुत से किसानों ने एग्रीकल्चर इसलिए छोड़ दी क्योंकि सिंचाई के लिए साधन नहीं था। उनके पास पैसा तो है, उनके पास जमीन तो है, लेकिन सिंचाई के साधन नहीं है। मजबूरी में क्या होगा, बिना सिंचाई के खेती हो नहीं सकती, तो उनको मजबूरी में अपना कारोबार छोड़, अपनी खेती बाड़ी छोड़नी पड़ती है। तो सरकार ने इस योजना की शुरुआत करी ताकि सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से, ठीक है, कहीं ना कहीं जल संचय को बढ़ावा दिया जाए, जल संग्रह को बढ़ावा दिया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए, ताकि किसान कहीं ना कहीं खेती बाड़ी ना छोड़कर अपने खेती में ही जुड़े रहें। इसके अलावा सरकार ने क्या किया, किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी। भाई किसानों का पैसा नहीं होता फसल के लिए, ठीक है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए, उनके पास भी लोन मिलना चाहिए। उनको अपनी जमीन गिरवी रख के पैसा लेना पड़ा तो फायदा क्या है, साहूकारों के कर्ज जाले फंस जाते हैं। इसलिए सरकार ने 1998 में KCC, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत करी, जिसमें साहूकार के महीने के कर्ज से की अपेक्षा किसानों को बैंकों से कम ब्याज दरों पर कर्ज मिल जाता है। फसल कटाई के बाद ऋण चुकाने की सुविधा दी जाती है। बीच में ऐसा नहीं है कि आपको पैसा दे दिया, अगले महीने से EMI आना शुरू हो गई, वो टेंशन नहीं है। जब फसल पूरी हो जाएगी, उत्पादन हो जाएगा, तब जाके आपको ऋण चुकाना होता है। छोटे और जो सीमांत किसान हैं, इनको प्राथमिकता दी गई कि भाई इनके पास कम पैसा होता है, ऐसा ना हो कि पैसे के अभाव में ये खेती बाड़ी छोड़ दें। तो सरकार को सबसे बड़ा डर किस बात का है, 68% आबादी गांव में रहती है, 50% आबादी एग्रीकल्चर जुड़ी है।
अगर एग्रीकल्चर बर्बाद हुई तो 50% आबादी यानी देश का 70 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? वो शहरों की तरफ आएंगे पलायन करके, क्योंकि रोजगार साधन खत्म हो जाएंगे। इसलिए 70 करोड़ आबादी को गांव में ही रोकना है, तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सारे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि 70 करोड़ आबादी गांव में ही रहे, शहर की तरफ ना आ जाए, क्योंकि शहर उनको नहीं संभाल पाएगा। ठीक है। इसके अलावा सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन भी शुरू कर दिया। 2025 में किसानों को डिजिटल तकनीक से जोड़ा गया, स्मार्ट खेती को बढ़ावा देने की बात होने लगी, बाजार से सीधा जोड़ने की बात होने लगी, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। ताकि कभी कभी ये होता है कि किसान लागत निकाल ही नहीं पाते, इसलिए भी एग्रीकल्चर छोड़ देते हैं। वही किसानों को उनकी लागत भी मिलनी चाहिए, तभी तो अगली फसल के लिए वो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा। इसके अलावा ठीक है, ये तो सारे काम उठाए और ये सारे कदम उठाए गए किसके लिए? गैर कृषिकरण और दरिद्रीकरण से निपटने के लिए। इसलिए आपको ये अपडेट करना पड़ता है। अब बहुत से लोग अभी मनरेगा पढ़ रहे हैं, भाई जी राम जी हो गया है, कानून पास हो गया है, ठीक है, योजना बन चुकी है, नाम चेंज हो चुका है मनरेगा का, तो उसको अपडेट करके पढ़िए, क्योंकि प्रश्न आने की संभावना तो उसी टॉपिक से होगी। इसलिए इस टॉपिक को लगता है बड़ा छोटा सा टॉपिक है, आधे पेज में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ा जाए, समाजशास्त्रियों के अध्ययन पढ़े जाएं, शोध पत्र पढ़े जाएं, इसे कारण को अच्छे समझा जाए, तो काफी व्यापक टॉपिक है अपने आप में ये। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब आते हैं इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को समस्या होती है कि हमने पढ़ तो लिया, प्रश्न कैसे आएंगे। जब तक अगर आप किसी टॉपिक से प्रश्न बनाना नहीं सीख पा रहे हैं, तो समझ जाइएगा आपका उस टॉपिक पे कमांड नहीं है। टॉपिक पे कमांड के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहला कदम उठाना है, प्रश्न बनाना सीखना होगा। इसलिए जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड हम प्रश्नों को शामिल करते जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है, ठीक है, चैट बॉक्स ओपन कीजिए और जवाब देना शुरू करते जाइए। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा मैं पीछे हट जाता हूं। दरिद्रीकरण की प्रक्रिया का सबसे सटीक वर्णन क्या है? खेतों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने में असमर्थ होना, किसानों का कृषि कार्य छोड़कर शहरों में बस जाना, फसल खराब होने के कारण एक मौसम में आय की कमी होना, और आत्मनिर्भरता खोकर पूरी तरह दूसरों या राज्य की सहायता पर निर्भर हो जाना। अभी आपने परिभाषा पढ़ी थी दरिद्रीकरण की, बड़ा आसान आंसर है। ठीक है, सभी लोग जवाब देना शुरू कीजिए। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, गैर किसानीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से क्या दर्शाती है? किसानों द्वारा कृषि छोड़कर अन्य आर्थिक गतिविधियों को अपनाना, किसानों का साहूकारों से भारी कर्ज लेना, किसानों का पूरी तरह से संपत्तिहीन और कंगाल हो जाना, और कृषि भूमि का पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारा होना। तो गैर किसानीकरण का मतलब क्या है? जब आप कृषि कार्य को छोड़कर आजीविका के लिए दूसरी आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत कृषक परिवार छोटे और सीमांत यानी 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं? 52%, 65%, 95% या 86%? अभी आपने देखा था 86.2% किसान ऐसे हैं जो सीमांत कृषकों में आते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने अपने अध्ययन द वॉयलेंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन में तर्क दिया कि हरित क्रांति ने छोटे किसानों को समस्याओं को बढ़ावा दिया है? अभी हम चर्चा कर रहे थे। अब ऐसे क्वेश्चन अगर एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में आ जाएं तो पेपर ऊपर से निकल जाएगा, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। क्लियर है? तो हरित क्रांति ने छोटे किसानों को बर्बाद किया, इससे दरिद्रीकरण और गैर किसानीकरण को बढ़ावा मिला है। ये किसने कहा था? ये कहा था वंदना शिवा ने। 1991 में ये स्टडी आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को बचाना, किसानों को प्रतिवर्ष एक निश्चित वित्तीय सहायता प्रदान करना, हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, और किसानों को साहूकार से बचाने के लिए कम ब्याज पर ऋण देना। तो फसल बीमा योजना है, तो नाम से स्पष्ट है भाई, प्राकृतिक आपदाओं में जो हानि होती है और मजबूरी में किसानों को एग्रीकल्चर छोड़नी पड़ती है, तो उससे बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, दरिद्रीकरण और गैर किसानीकरण के बीच में क्या संबंध है? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ठीक है, जवाब देते जाइए सभी लोग। याद रखिएगा, इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन बनाए हमने, 12 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, पहली बात तो एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, कल संडे है, कल संडे को हमारी क्लास नहीं होती है, सोमवार से शनिवार क्लास होती है, लेकिन कल सुबह 11 बजे पेपर अपलोड किया जाएगा।
जितना भी अभी तक 25 दिसंबर से हमारा बैच शुरू हुआ था, 25 तारीख से लेकर आज यानी 3 तारीख तक जितना पढ़ाया गया है, उससे संबंधित कल 100 क्वेश्चन सोशियोलॉजी के और 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर यानी एमपीजीके के अपलोड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप पर, और शाम को 6 बजे उसकी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। तो आप जैसा चाहें उसको आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में या मोबाइल में ओपन करके आंसर लिखते जाइएगा, ठीक है। आंसर की आपको डिटेल में भेजी जाएगी पूरे आंसर को डिस्क्राइब करते हुए, ठीक है, ताकि आपके पास ऐसे कलेक्शन जमा होता जाएगा, ठीक। तो दरिद्रीकरण और गैर किसानीकरण के बीच क्या संबंध है? ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। दरिद्रीकरण और गैर किसानीकरण एक ही प्रक्रिया के दो नाम हैं। दरिद्रीकरण गैर किसानीकरण को बढ़ावा देती है और गैर किसानीकरण हमेशा दरिद्रीकरण को रोकता है। तो संबंध क्या है? जैसे दरिद्रीकरण बढ़ता जाता है वैसे गैर किसानीकरण को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है, ठीक है। भारत में 1970-71 से 2015-16 तक औसत जोत के आकार में क्या बदलाव आया? यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह 2.3 हेक्टेयर से घटकर 1.0 हेक्टेयर रह गया है। यह 2.3 हेक्टेयर पर स्थिर है। ये 2.3 हेक्टेयर से घटकर 2.1 हेक्टेयर रह गया है और ये 2.3 हेक्टेयर से बढ़कर 3.5 हेक्टेयर हो गया है। तो प्रश्न यह है कि 1970-71 से लेकर 2015-16 के बीच में भारत में कृषि जोतों में कितना बदलाव आया है? तो ये थोड़ा डिटेल में अगर क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन। 2.3 हेक्टेयर से घटकर कितना रह गया है? 1.08 हेक्टेयर रह गया है भारत में कृषि जोतों का औसत आकार। अगला क्वेश्चन है, माइकल लिबोविट्ज ने अपने अध्ययन में ग्रामीण गरीबी और गैर किसानीकरण के लिए किन नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है? तो माइकल लिबोविट्ज ने 2001 में किताब लिखी थी। किताब का नाम क्या था? बियॉन्ड कैपिटल। इस किताब में उन्होंने क्या कारण बताए हैं भारत में या दुनिया भर में सभी जगह पर? हरित क्रांति की तकनीकें, सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर विफल होना, नव उदारवादी और मुक्त बाजार नीतियां, विकास परियोजनाओं से प्रेरित विस्थापन, ठीक है। तो सही आंसर बताइए सभी लोग। तो सही आंसर क्या था? नव उदारीकरण और मुक्त बाजार की नीतियां, ठीक है। बियॉन्ड कैपिटल में यह समझाने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना मुख्य लाभ क्या है? जैसा कि स्रोत में बताया गया है। स्रोत मतलब जो पूरा आपको पढ़ाया गया है उसमें। किसानों को डिजिटल बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करना, फसल खराब होने पर बीमा कवरेज प्रदान करना, किसानों को साहूकारों के महंगे कर्ज से बचाकर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना, किसानों को बागवानी की वित्तीय सहायता देना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, एनएसएसओ के 2013 के सर्वेक्षण के अनुसार एक और कृषक परिवार की आय और व्यय के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला है? तो 2013 का निष्कर्ष अभी हमने पढ़ा था। आय और व्यय लगभग बराबर हैं, जिसमें बचत बहुत कम होती है। आय का बड़ा हिस्सा केवल कृषि गतिविधियों से आता है। व्यय आय से अधिक है, जिससे सभी किसान घाटे में हैं। आय व्यय से काफी अधिक है, ठीक है, जिससे भारी बचत होती है नहीं। 4,624 रुपए की इनकम होती है और 4,682 रुपए की इनकम होती है और 4,422 रुपए का खर्चा होता है। लगभग 200 रुपए की बचत हो पाती है। यानी आय और व्यय लगभग क्या है? बराबर हैं, जिससे बचत क्या रह जाती है? बहुत कम रह जाती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने यूनिट नंबर 6 से संबंधित लेक्चर को पढ़ा, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आज इशू हो रहा होगा, टेक्निकल इशू आ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई लेक्चर में समस्या नहीं आ रही थी, लेटेंसी आ रही होगी, यानी लेक्चर 1 या 2 मिनट के लिए बीच बीच में रुक रहा होगा। लेकिन आपको रिकॉर्डेड, जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है हमारी, वो लेक्चर अपलोड कर देंगे ताकि आप फिर से इसको देखें, ठीक है। तो आपको फिर कोई लेटेंसी का एहसास नहीं होगा। हाँ, ये समस्या आज की है, कल इस समस्या का समाधान हो जाएगा। नेटवर्क इशू के कारण ये क्लासेस बार बार बीच में ऐसे रुक रही है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नोट जरूर बनाते जाइएगा। कल सुबह 11 बजे आपका टेस्ट पेपर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका कोर्स है, इसी में हम एक पीडीएफ जोड़ देंगे एमसीक्यू। तो पीडीएफ की आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि व्हाट्सएप पे आएगा या टेलीग्राम पे आएगा, ठीक है। आपकी पीडीएफ को आपकी एप्लीकेशन पर भी अपलोड कर दी जाएगा, आपके ही कोर्स में अपलोड कर दिया जाएगा। तो जहां आपके कोर्स में लिखा हुआ है वीडियो लेक्चर पीडीएफ नोट्स, उसी में डाल देंगे एमसीक्यू पीडीएफ। तो पुराना वाला पेपर जो संडे को हुआ था और जो कल संडे है, कल भी पेपर होगा, दोनों पेपर को अपलोड कर दिया जाएगा वहां पर। इससे ये होगा कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि पेपर कहां पे आया, आपके कोर्स में ही पेपर आपको शो हो जाएगा।
ठीक है, धन्यवाद उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल समस्या आ रही होगी, वो कल तक ठीक हो जाएगी, मंडे को समस्या नहीं आएगी आप लोगों को, क्योंकि आज ही लेक्चर में आ रही है, इससे पहले के लेक्चरों में ये कोई समस्या नहीं आई 3 दिनों से। तो हो सकता है इंटरनेट में कोई समस्या हो, इंटरनेट का ही इशू लग रहा है, इंटरनेट के कारण ऐसा हो रहा है। नहीं, नहीं, दीप्ति जी, डेटा नहीं पढ़ना है। देखिए, एनएसएसओ की रिपोर्ट 2017 के बाद से कोई भी नहीं आई है। लेकिन पढ़ने के दौरान क्या होता है, रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, हमने वो इसका मेंशन का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन 2017-18 के बाद से भारत में एनएसएसओ की रिपोर्ट आना ही बंद हो गई है। तो अब रिपोर्ट आती ही नहीं है, तो आपको डेटा मिलेगा भी नहीं। लेकिन ये पुराने क्वेश्चन थे, दूसरे स्टेट लेवल पर आ चुके थे ये प्रश्न, इसलिए वहां से उठाए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 13-14 के डेटा पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रेजेंट का जो डेटा, वर्तमान का जो भी डेटा है, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सोशियोलॉजी में अलग से कोई डेटा वाला क्वेश्चन नहीं आता एग्रीकल्चर का। हाँ, कोई हाल फिलहाल कोई रिपोर्ट अगर आ जाए, जैसे अभी देखिए कि ये जी राम जी आ गया मनरेगा चेंज होके, तो हमने इसको अपडेट कर दिया, क्या ताकि जी राम जी वाला क्वेश्चन गलत ना हो जाए। ऐसी जो भी डेटा अगर आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, ग्रामीण समाजशास्त्र से रिलेटेड, तो उसे अपडेट कर दिया जाएगा, इसके आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका यूनिट नंबर 7 है औद्योगिक समाजशास्त्र, तो अभी हाल ही में देखिए श्रम कानून में बदलाव हुआ है और 4 नए श्रम कानून लेबर कोड लागू किए गए हैं, तो उससे हम सिलेबस में अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो टॉपिक का हिस्सा हो गया। तो वर्तमान में जो भी साल भर में कोई भी कार्यक्रम होता है, क्योंकि पेपर आपका अगस्त में है, और जो भी बदलाव होंगे, जो भी रिपोर्ट आएंगी, सब अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा बजट में, 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आएगा, 1 तारीख को बजट आएगा। तो जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, सारा डेटा आ जाएगा। पेपर हमारा अगस्त में है, हम सारे डेटा को आपको अपडेट करा देंगे, क्योंकि भारत में डेटा का एक ही सोर्स होता है, इकोनॉमिक सर्वे, जो बजट से 1 दिन पहले आता है, आर्थिक सर्वेक्षण। 31 तारीख को आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, 1 तारीख को बजट आएगा, डेटा आपके पास वैसे ही उपलब्ध हो जाएगा। उस डेटा में से जो भी समाजशास्त्र का डेटा काम का होगा, चाहे वो बेरोजगारी का हो, निर्धनता का हो, ठीक है, सारे डेटा आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, पूछिए सभी लोग। ठीक है, और लेक्चर की थोड़ा टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा आज हुआ। आपने देखा होगा 5 बजे का लेक्चर हुआ था, ठीक है, 6:30 का लेक्चर हुआ, कोई समस्या नहीं आई थी। इसमें थोड़ा समस्या आ गई, इंटरनेट का शायद इशू आ गया है कुछ, इसी कारण से। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो एयर फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर नहीं है। एयर फाइबर के चलते ये होता है कि वो टावर से कनेक्शन लेता है। हो सकता है कोहरा बहुत है, इसके कारण भी ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे मंडे को। कल आपका टेस्ट पेपर होगा, क्लासेस संडे को नहीं होती है हमारी, आपको पहले ही मालूम था। सोमवार से शनिवार क्लास होती है। कल आपको संडे को टेस्ट पेपर मिलेगा, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 6 दोनों के क्वेश्चन होंगे, सोशियोलॉजी के 100 क्वेश्चन होंगे, और फर्स्ट पेपर में एमपी हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन होंगे। तो 100 क्वेश्चन अलग पेपर होगा, 50 क्वेश्चन का अलग पेपर होगा, और दोनों पेपर अपलोड कर दी जाएंगे एप्लीकेशन पर, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर। सॉल्व करके अपने पास रखिएगा, शाम को 6 बजे आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ, मुलाकात होगी आपसे सोमवार के दिन। ठीक है, कोई समस्या इसमें? चलिए, कोई भी डाउट हो सीधा कॉल कीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं। कॉल रिसीव नहीं हो पाता है, कभी लेक्चर चल रहे होते हैं, सीधा व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, आपको जवाब जरूर दे दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।